Jai Hind everyone, welcome in a first chapter the rise of nationalism in Europe and history. Students, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में व्हाट इज़ नेशनलिज्म कि नेशनलिज्म क्या है। फिर हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था यूरोप सोसाइटी, ठीक। उसके बाद हमने बात की थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडियाज़ ऑफ द नेशन, कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो कहाँ से इमर्ज हुआ, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई उसका इम्पैक्ट जो अदर कंट्रीज़ थी उन पर क्या हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात की थी नेपोलियनिक कोड, जिसको सिविल कोड भी बोलते हैं, 1804 में जो कंडक्ट किया गया था नेपोलियन के थ्रू, उसके बारे में हमने बात की कि उसने कौन कौन से चेंजेस लेके आया और उन चेंजेस से क्या इम्पैक्ट हुआ। आफ्टर दैट बात करते हैं कि उन सब चीज़ों के बाद आज जो हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, की जो यूरोप है, यूरोप में जो मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मिलके यूरोप बोला गया है जैसे, तो उन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म किस तरीके से बना। अभी हमने पहले देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राइज कहाँ से हुआ, ये बात कहाँ से आई, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बात कहाँ से आई, आइडिया कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे बना, ठीक। ये चीज़ जैसे एक चीज़ वाली बात होती है ना कि भाई एक कोई भी आइडिया है वो हमने वहाँ से लिया, कहीं से अडॉप्ट किया और उसके बाद हमने उसको कैसे बनाया। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने बहुत सारे कंट्रीज से लेके बनाया, आयरलैंड से, यूएसए से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, आयरलैंड से, इन सब से लेके बनाया, लेकिन हमने कैसे बनाया उसको। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे ये वाली बात आ रही है कि राइज कहाँ से हुई नेशनलिज्म की, जो आइडिया है फ्रांस से, उसके बाद बना कैसे, आइए आज उसके बारे में बात कर दे। टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। यूरोप में नेशन स्टेट यानी कि किसी का नेशन या स्टेट कोई कंसेप्ट नहीं था। ओनली मोनार्की सिस्टम स्टैब्लिश होता था, एक राजा होता था और वो बाकी पीपल पर रूल करता था, जैसा राजा करता था लोगों को वैसे ही फॉलो करना होता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। अब देखिए सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटेड एंड एरिस्टोक्रेसी। जो सोसाइटी थी वो किसके अंडर कंट्रोल थी, एरिस्टोक्रेसी, जो रिच पीपल थे उनके अंडर कंट्रोल होके काम करती थी, क्योंकि सारी लैंड किसके पास, लैंडलॉर्ड्स कौन होते थे, एरिस्टोक्रेसी में होते थे। तो वो किसके साथ जो भी बातें माननी होती थी वो किसकी माननी होती थी, इन लोगों की माननी होती थी। तो सोसाइटी और पॉलिटिक्स इन लोगों के अकॉर्डिंग चलती थी, ठीक। अब देखिए टू द वेस्ट the land was formed by tenants and small owner, while in eastern and central Europe by west state which were cultivated by serfs। अब देखिए सर्फ्स का मतलब जो अपने आप ही अपनी खेती को, थोड़ी सी छोटी सी लैंड भी उन्होंने कहा चाहे हमारे पास छोटी लैंड है, चाहे हम उसको कम मतलब कम अर्न करें, लेकिन हमें किसी और की लैंड में काम करना गवारा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई कि छोटे छोटे टेनेंट या छोटे छोटे जो ऑनर थे जिनके पास छोटा सा लैंड एरिया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी दूसरी लैंड पे काम करना गवारा नहीं किया। एक तो ये चीज़ हुई, तो उससे लोगों को, दूसरे लोगों को जो एरिस्टोक्रेसी की लैंड पे जाके काम करते थे, उससे लोगों के माइंड में ये हुआ कि छोटा भी काम है लेकिन अपना होना चाहिए, एटलीस्ट वहाँ पे हम फ्री तो फील करते हैं, हमारा मन है हम काम करेंगे, हमारा मन नहीं है हम काम नहीं करेंगे। एक तो ये वाली चीज़। दूसरी बात, इमरजेंस ऑफ द वर्किंग एंड मिडिल क्लासेस ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19th सेंचुरी। अब देखिए 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन इमर्ज हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो एरिस्टोक्रेसी थी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, जो रिच पर्सन थे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज। तो लोगों को लगा कि भाई अगर सब लोग सिर्फ कल्टीवेशन ही करेंगे तो हमें कुछ प्रॉपर अर्निंग नहीं हो रही, उनको कुछ नया लगा, तो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हुए, लोग मिग्रेट होने लगे विलेज से सिटी की ओर, टाउन्स की ओर। तो देखिए educated liberal middle classes the popularized abolition of the aristocrat privileges। जो एजुकेटेड पीपल थे और जो लिबरल मिडिल क्लासेस थी वो हमेशा से एरिस्टोक्रेसी को क्या करती थी, उसको हमेशा से अबॉलिश करती थी। उसको क्यों करती थी, उनको पता है कि ये लोग किसी भी तरीके से हम लोगों को एक्सप्लॉइट ही करेंगे, ठीक है। इन्हें चाहे इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्निंग से मतलब है,
बाकी किसी और चीज़ से इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो उसके बिहाफ पे हमें क्या करना है कि चाहे अपना छोटा सा भी बिजनेस हो तो हमें वही सेटअप करना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो एरिस्टोक्रेसी को मतलब वो रिड्यूस करने पे बाउंड करती थी। अब देखिए, तो लिबरल नेशनलिज्म आती है। अब लिबरल नेशनलिज्म में हम देखते हैं कि क्या क्या हमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे इस पे क्वेश्चन भी आता है। देखिए, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में ये यहाँ पे 6 से 7 पॉइंट हैं, आप 5 से 6 पॉइंट हैं, आप इनको लर्न कर लेना। यही आपको एग्जाम में एज इट इज़ लिखने हैं। उसके बाद लिबरल नेशनलिज्म, उसमें 2 पॉइंट्स आपके इन पॉलिटिकल स्पेयर, इन इकोनॉमिक स्पेयर। किस तरीके से लिबरल नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जो पॉलिटिकल स्पेयर था उसको किस तरीके से चेंज करने की बात की लिबरल नेशनलिज्म में। तो गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए, वो कंसेंट से गवर्नमेंट बननी चाहिए। एंड द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का एंड होना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो रिच पर्सन है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना साम्राज्य जताना चाहते हैं, लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, उन लोगों का एंड होना चाहिए। एंड मतलब उनको कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे जो भी रूल्स रेगुलेशन वो अपने लिए अपनी प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो वो इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए। दूसरा आएगा अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे शुरू से ही हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होना कितना ज़रूरी है। जब तक रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तब तक कोई भी हमें आके इसी तरीके से मैनिपुलेट करता रहेगा, एक्सप्लॉइट करता रहेगा। अबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, जो प्रॉपर्टी राइट्स है कि भाई जैसे डायनेस्टिक रूल है उस चीज़ को, या फिर लैंडलॉर्ड्स जो छोटे ऑनर हैं, स्मॉल ऑनर हैं, उनकी लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस तरीके की प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, अबॉलिश कर दिया कि नो, कोई भी किसी की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं जमा सकता। जिसकी प्रॉपर्टी है वही उसके फादर की प्रॉपर्टी है, तो उसका बेटा ही उस पर राइट अपना अधिकार दिखा सकता है, बाकी अदर कोई और नहीं। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कंसेप्ट नेपोलियनिक कोड से लिया गया है, प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट भी वहीं से लिया गया। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट थॉट पार्लियामेंट, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो एक पर्टिकुलर एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, मतलब एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग एक अपनी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस बने, वह रिप्रेजेंटेटिव हो, वो भी कहाँ से, जनप्रतिनिधि से ही चुने हुए होने चाहिए, लोगों के बीच में से चुने होने चाहिए। इस तरीके की तो उन्होंने पॉलिटिकल स्पेयर बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि इन इकोनॉमिक स्पेयर किस तरीके का बनाया। सबसे पहले कि फ्रीडम फॉर मार्केट, कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति कहीं अपनी कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए मतलब फ्री होना चाहिए। जैसे कि उसका वीट है, राइस है, या कॉटन है, या कोई भी चीज़ है, तो वो फ्री होना चाहिए मार्केट में सेल करने के लिए। ये नहीं है कि जुरिडिक्शन बना दिया कि भाई आप इतने ही एरिया में आप ओनली सेलिंग या मार्केटिंग कर सकते हो, अदर में नहीं। तो सबसे पहले कि मार्केट फ्री होना चाहिए। दूसरा, रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि जो गुड्स एंड कैपिटल पे रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कि जगह जगह पे उन पे इतना उनका माल नहीं बिकता जितना कि उन पर टैक्स लगा दिया जाता है। उस टैक्स की वजह से जो पीपल होते हैं उनको प्रॉपर अर्निंग नहीं हो पाती। तो वो चीज़ इन 1834 अ कस्टम यूनियन जोलोवरिन वाज फॉर्म्ड। 1834 में जोलोवरिन को फॉर्म्ड किया गया। स्टूडेंट यहाँ पे ये जोलोवरिन है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप पहले मुझे बताएंगे कि जोलोवरिन का मतलब क्या होता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो उसको फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट आता है कि द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 32। तो देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है कि किसी भी करेंसी को, ये नहीं है कि भाई अगर मैं यहाँ से बिहार में जा रही हूँ तो मुझे वहाँ पे करेंसी चेंज करनी होगी, मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश जा रही हूँ तो मुझे वहाँ से करेंसी चेंज। तो एक तो टैरिफ बैरियर, यानी कि रास्ते में जितने भी बैरियर्स, कठिनाइयाँ आ रही हैं लोगों को व्यापार करने में, उनमें कठिनाइयाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो बात बात पे ये करेंसी चेंज करने की बात है, क्योंकि पहले आपको लोगों को पता है कि राजा होते थे तो कि अपनी मुहर के सिक्के बनवाते थे। तो भाई अगर हमारी डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है, हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है, तो आपको हमारे सिक्के यूज़ करने पड़ेंगे। दूसरे की स्टार्ट हो रही तो दूसरे के सिक्के यूज़ करने पड़ेंगे। नहीं,
इस तरीके की जो भी ये प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ों को रिड्यूस किया करने की इन्होंने बात की। तो इस तरीके से इन्होंने एक सेटअप बनाया जिससे कि प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े कॉमन पीपल को। ठीक, ये चीज़ थी। अब न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। ठीक, तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लिबरल्स, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक, जैसी सोसाइटी है हम उसके अगर सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। रेडिकल्स क्या चाहते थे? रेडिकल्स वो थे कि जो सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहते थे। कंजर्वेटिव्स वो थे कि जो सोसाइटी में जो पुराना ट्रेडिशन है, यानी कि राजा उनके लिए भगवान है और उसकी बातों को उसको नहीं काटना, जैसा राजा ने कह दिया हमें उसी बात को मानना है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नेपोलियन या लुईस 16 उन्होंने देखा कि इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके बाद उन्होंने चेंजेस को स्वीकार किया। लेकिन उस चेंजेस को भी उन्होंने कैसे स्वीकार किया? उन्होंने कहा कि चेंजेस होने चाहिए लेकिन एकदम से रैंडमली चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्लोली चेंज होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे बात आती है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद क्यों न्यू कंजर्वेटिज्म आया? तो देखिए आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन यूरोपियन गवर्नमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखिए ब्रिटेन स्पिरिट आई कंजर्वेटिज्म की कब? जब नेपोलियन को डिफीट किया गया। अब नेपोलियन को डिफीट किसने किया था? ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, इन तीनों चारों ने मिलके नेपोलियन को डिफीट किया। वहाँ पर 1815 में एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया। इसको अंडरलाइन कर लेना आप प्लीज़। ठीक, तो ये ट्रीटी ऑफ वियना जो थी वो ट्रीटी ऑफ वियना किसके थ्रू कहा गया? कि इसमें जो है कि एक समझौता किया गया और नेपोलियन से फ्रांस को आज़ाद कराया गया। मेन मोटिव वाज द अंडू द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन एंड द रिस्टोर मोनार्की, क्योंकि नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप अलाउ कर दी थी लेकिन उसके बाद मोनार्की को दोबारा से रिस्टोर किया गया। तो देखिए ट्रीटी ऑफ वियना के कुछ प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं। ये 4 पॉइंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना, कि मतलब क्या क्या चीज़ क्या क्या सेटलमेंट हुआ था। तो देखिए रेस्टोरेशन ऑफ द बर्बन डायनेस्टी का रेस्टोरेशन हुआ था। ट्रीटीज़ द एक्वायर्ड बाय द नेपोलियन टेकन बैक, जो ट्रीटीज़ एक्वायर कर ली थी नेपोलियन ने, उन ट्रीटीज़ उस क्षेत्राधिकार को वापस ले लिया गया था। नो चेंजेस इन द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, जो 39 स्टेट थे उनमें जर्मन या ये सारी चीज़ें क्या चीज़ कर दी थी? अप्लाई कर दी थी। तो उन सारी चीज़ों को भी, उन चीज़ों में जो नेपोलियन ने चेंज किया था, लैंग्वेज को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, तो उन सारी चीज़ों को भी वापस ले लिया। रशिया टू गेट पोलैंड, क्योंकि पोलैंड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोलैंड को किसने एक्वायर कर लिया था? पोलैंड भी एक्वायर हो गया था। तो इसीलिए रशिया टू गेट, रशिया का पार्ट था पोलैंड, तो पोलैंड वापस रशिया को दे दिया गया। ठीक है। प्रिवेंटेड द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, जो फ्रांस में एक्सपेंशन, आप लोगों को याद होगा कि फ्रांस में जो वर्साइल थी उस पर बहुत ही खर्चा होता था। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे खर्चा होता था, उन सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट किया गया। ठीक है। ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल, यहाँ ये चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, जो पॉइंट 4 है, ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नॉर्थन इटली, ऑस्ट्रिया ने नॉर्थन इटली को कंट्रोल कर लिया था। ठीक। ये पर्सिया एज द गिवन इज द ट्रीटीज ऑन वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग सैक्सोनी, तो यहाँ पे पर्सिया ने मतलब अपनी टेरिटरीज किसको दे दी थी? वेस्टर्न बॉर्डर जो सैक्सोनी में इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से एक ट्रीटी की गई जिसके अकॉर्डिंग जिसकी जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री उसको दे दी गई और उसके थ्रू क्या चीज़ कही? एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात की गई। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये चीज़ें हो रही थी। तो अब रिवॉल्यूशनरीज की चीज़ आ रही है, इस पे क्वेश्चन आता है कि रिवॉल्यूशनरीज क्या थी या किस तरीके से। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, अब लोगों ने क्या किया, इन सब चीज़ों के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि देखो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल द नॉर्थन इटली, ये यहाँ पे देखिए पर्सिया एज द गिवन इन द टेरिटरीज ऑन इट्स, ये सारी चीज़ें सेटलमेंट तो हो गई लेकिन लोगों ने जो ट्रीटी हुई उस ट्रीटी को बाद में फॉलो अप
नहीं किया गया। तो अब जब कोई चीज़ फॉलो की जाती है, जैसे कि हमने फ्रांस में देखा था कि ठीक है हम तुम्हारी सारी बातों को मान रहे हैं और तुम ये चीज़ें अप्लाई कर दो। जब उन्होंने बात की थी फ्रांस में लुइस 16 से, तो इन सारी चीज़ों को सेटअप किया गया, लेकिन बाद में लुइस 16 ने अपनी मनमानी की। ऐसे ही सेम यहाँ हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना होगी, सेटलमेंट हो गया, लेकिन बाद में भी लोग उसी तरीके से चलते रहे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद फिर क्या जनरेट होती है, रिवॉल्यूशन जनरेट होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे रिवॉल्यूशन के किस तरीके से जनरेट होने के रीजंस इमर्ज हुए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई। सीक्रेट सोसाइटी मतलब जिस तरीके से अपनी एक अलग से एक सोसाइटी बनाई गई, जिसका पता मतलब उन्होंने किसी को नहीं दिया, कि सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड अपोज टू द कंजर्वेटिज्म, जो कंजर्वेटिज्म को अपोज करने वाली थी और नेशनलिज्म का आइडिया लोगों के बीच में स्प्रेड करने वाली थी। मजानी, जिप्सी मजानी व्यूड द नेशन स्टेट, जिप्सी मजानी ने इस चीज़ के आइडिया को दिया था। जैसे हमारी इंडिया में भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ऐसे ही यहाँ पर जो एक तरह से लीडर कह सकते हैं या फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, तो वहाँ पर जिप्सी मजानी व्यूड नेशन स्टेट टू बी द नेसेसरी एंड द अपोज मोनार्की, उन्होंने मोनार्की को अपोज किया और नेशन और स्टेट में बिलीव किया। इंस्पायर्ड दैट द सीक्रेट सोसाइटी इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड, जिप्सी मजानी ज्वाइंट वन सच सोसाइटी एट द कार्बोनन। तो देखिए जिप्सी मजानी के बारे में मैं आपको एक डिटेल में आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि जिप्सी मजानी कौन थे और उन्होंने ये सोसाइटी और किस तरीके से लोगों पर इनका इम्पैक्ट पड़ा। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिवॉल्यूशनरी किस तरीके से क्रिएट हुई या किसने क्रिएट की। तो जिप्सी मजानी ने वो क्रिएट की थी, कहाँ पे क्रिएट की थी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इस तरीके से यहाँ पे। लेटर ही इस्टेब्लिश टू मोर सीक्रेट सोसाइटी, बाद में उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट की। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जिप्सी मजानी ने कौन कौन सी सोसाइटी क्रिएट की। तो एक तो थी यंग इटली इन मर्सलाइज में क्रिएट की, दूसरी थी देन यंग यूरोप जो बर्नी में थी। तो 2 सोसाइटी बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, कंजर्वेटिव्स द फाइट नीड बाय हिज मूव, और इस आइडिया से वो कंजर्वेटिव से फाइट करना चाहते थे, क्योंकि ऊपर आपने देखा होगा कि टेरिटरीज ऑक्यूपाई करने वाली बात आ रही थी यहाँ पे। ठीक है, कि प्रॉपर वे में जो सेटलमेंट होना चाहिए वो सेटलमेंट नहीं हो पाया। बस वो तो ये है कि नेपोलियन को उन्हें किसी तरीके से हराना था, क्योंकि नेपोलियन भी धीरे धीरे क्या करना चाह रहा था कि सारे यूरोप को अपने अंडर कंट्रोल करना चाह रहा था। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये 2-3 क्वेश्चन आज आपको समझ में आए होंगे। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, फिर रिवॉल्यूशनरीज किस तरीके से क्रिएट हुई। उसके बाद हम कल बात करेंगे जिप्सी मजानी की नेक्स्ट वीडियो में, और डिवीज़न ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन। थैंक यू।